हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस एंड दिस इज मी ज्ञानू मोदी। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं पार्ट 1 किस चैप्टर का। तो चैप्टर है मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन और आज हम लोग मोशन, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ये अलग अलग टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, आज की जर्नी शुरू करते हैं और देखते हैं आज के पिटारे में क्या क्या है। तो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। तो आज जो हम सबसे पहले यह सीखेंगे मैकेनिक्स की, मैकेनिक्स क्या है पहले इसको जान लेते हैं, फिर हम लोग स्पीड, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट ये सब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात कि मैकेनिक्स किसको कहा जाता है ये जान लीजिए। तो मैकेनिक्स दरअसल में ब्रांच है, किसका ब्रांच है? फिजिक्स का ब्रांच है। और यह किससे डील करता है, यानी मतलब कहने का ये है कि मैकेनिक्स में पढ़ाई किसकी होती है। तो मैकेनिक्स में हम लोग पढ़ते हैं कि ऑब्जेक्ट जब रेस्ट में हो और जब मोशन में हो। तो जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो तब जो उसकी स्टडी करते हैं और जब ऑब्जेक्ट मोशन में हो तब जो उसकी स्टडी करते हैं। तो ये सारी स्टडीज़ जो हैं फिजिक्स के जिस ब्रांच के तहत की जाती है उसी को बोलते हैं मैकेनिक्स। यानी कि ऑब्जेक्ट मोशन में हो, रेस्ट में हो, आप जो उसकी पढ़ाई कर रहे हो, उसके बारे में जो स्टडी कर रहे हो, वह किस फिजिक्स के ब्रांच के तहत करोगे? मैकेनिक्स के तहत करोगे। यही है, दिस इज ऑल अबाउट मैकेनिक्स और कुछ नहीं इससे ज़्यादा। छाप लो इसको, लिख लो, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद क्या आता है? अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है कुछ ब्रांचेज होते हैं मैकेनिक्स में। ठीक है, कौन कौन से ब्रांचेज होते हैं आइए इसको समझते हैं। सबसे पहला ब्रांच जो मैकेनिक्स के अंतर्गत आता है वह स्टैटिक्स। स्टैटिक्स, तो स्टैटिक्स क्या चीज़ है भाई? तो स्टैटिक्स ऐसा ब्रांच है मैकेनिक्स का जिनमें कि हम उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं जो रेस्ट पर हो। यानी जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर हो तब जब हम उस ऑब्जेक्ट को स्टडी करते हैं वो रेस्ट पर है। तो इस स्टडी को हम किसके तहत करेंगे? तो मैकेनिक्स का जिस ब्रांच के तहत करेंगे वो ब्रांच है स्टैटिक्स। यानी कि स्टैटिक्स मैकेनिक्स का एक ब्रांच है जिसमें हम जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होते हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं, बस और कुछ नहीं इससे ज़्यादा। आप देख लो यहाँ एक बॉडी ए है, ये कैसा है? ये बॉडी ए किस कंडीशन में है? चल रहा है? नहीं नहीं, ये मोशन में नहीं है। तब क्या है? ये रेस्ट पर है। तो जब बॉडी रेस्ट पर हो, अब हम इस बॉडी के बारे में जो भी स्टडी करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? वो मैकेनिक्स का जो ब्रांच कहलाएगा स्टैटिक्स कहलाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है मैकेनिक्स का दूसरा ब्रांच। हाँ, मैकेनिक का पहला ब्रांच पढ़ लिए स्टैटिक्स और ये है दूसरा ब्रांच। इसका क्या, इसे क्या कहते हैं? इसे डायनामिक्स कहते हैं। मैकेनिक्स के दो ब्रांच हो गए, मैकेनिक्स के दो बेटे, एक का नाम है स्टैटिक्स और दूसरे बेटे का नाम है डायनामिक्स, है ना, ऐसे समझ लो। तो मैकेनिक्स ब्रांच जो होता है वह किससे, ये जो डायनेमिक्स ब्रांच होता है ये किससे डील करता है? ये डील करता है जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है ना, तो उससे डील करता है ये डायनेमिक्स। ये मैकेनिक्स का ऐसा ब्रांच है डायनेमिक्स जो उस बॉडी से डील करता है जो बॉडी मोशन में हो, और जब बॉडी रेस्ट में हो तब स्टैटिक्स के तहत उसकी पढ़ाई करेंगे। बस यही है और कुछ नहीं है। तो इस प्रकार अब फर्दर क्या है? फर्दर ये जो डायनेमिक्स होता है ना, जिसमें कि उन ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते जो मोशन में हो, ये डायनेमिक्स के फर्दर दो ब्रांचेज हैं। पहला ब्रांच क्या है? काइनेमेटिक्स है और दूसरा ब्रांच क्या है? डायनेमिक्स प्रॉपर है। तो ये दो ब्रांच फिर फर्दर डायनेमिक्स के हो जाते हैं। तो काइनेमेटिक्स के अंदर क्या स्टडी की जाती है, क्या पढ़ाई की जाती है उसको समझते हैं। तो काइनेमेटिक्स ऐसा ब्रांच है मैकेनिक्स का जिसमें कि हम लोग मोशन तो स्टडी करते हैं, ऑब्जेक्ट के मोशन को तो स्टडी करते हैं, लेकिन इस काइनेमेटिक्स में इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता है कि उस मोशन का काउज क्या है, यानी उस मोशन को कराने वाला एजेंट कौन है। बगैर उसको जानकारी में लिए, बगैर उस पर ध्यान दिए हम लोग मोशन को, जब किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को जब स्टडी करते हैं तो वो ब्रांच, वो किस फिजिक्स, वो मैकेनिक्स के किस ब्रांच के तहत करते हैं? तो वो काइनेमेटिक्स के तहत करते हैं। बस यही है काइनेमेटिक्स। मतलब काइनेमेटिक्स में क्या है? मोशन को पढ़ाई करेंगे, मोशन की पढ़ाई करेंगे, लेकिन उसमें काउज ऑफ मोशन के बारे में ध्यान नहीं दिया जाता है।
बस अब आता है, तो ये काइनेमेटिक्स में क्या होता है, इसमें जो है कुछ पैरामीटर्स जैसे कि पोजीशन हो गया, पोजीशन वेक्टर हो गया, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, मोशन का, ये सब पैरामीटर्स के बारे में स्टडी करेंगे। लेकिन हम लोग इस बात की कोई स्टडी नहीं करते काइनेमेटिक्स में। किस बात की? जो बात मतलब कि जैसे कि मोशन किसके कारण हो रहा है, कौन एजेंट है उस मोशन को कराने वाला, ये सब स्टडी नहीं की जाती है। इन चीज़ों की पढ़ाई नहीं की जाती है काइनेमेटिक्स में। काइनेमेटिक्स में इन चीज़ों की पढ़ाई नहीं होती है। क्लियर हो गया? सिर्फ मोशन के बारे में पढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट मोशन में, बस उसके बारे में स्टडी करते हो। मोशन का एजेंट क्या है, उसका सोर्स क्या है, इसके बारे में स्टडी जो है हम नहीं करते हैं। अब नेक्स्ट अब आता है डायनामिक्स प्रॉपर। ये क्या चीज़ है? तो ये भी जो है मैकेनिक्स का एक ऐसा ब्रांच है, ये मैकेनिक्स का, जिसमें हम लोग डील करते हैं मोशन के बारे में पढ़ते हैं, किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन वो मोशन का काउजिंग एजेंट कौन है, वो मोशन किसके कारण हो रहा है, उसको भी ध्यान में रखना होता है, उसके बारे में भी स्टडी करना होता है, उसके बारे में भी जानकारी रखते हुए ऑब्जेक्ट के मोशन की पढ़ाई की जाती है। तो इस ब्रांच को बोलते हैं डायनामिक्स प्रॉपर। और वह ब्रांच जिसमें कि सिर्फ मूविंग ऑब्जेक्ट का मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन वो मोशन किस सोर्स के कारण हो रहा है उसके बारे में कुछ भी नहीं जानना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है, कुछ भी फोकस नहीं करना है, तो वो हो गया काइनेमेटिक्स। यही डिफरेंस है काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स प्रॉपर में। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो डायनेमिक्स प्रॉपर होता है, ये भी काइनेमेटिक्स के तरह ही मोशन के सभी पैरामीटर्स को डिस्कस करता है, स्टडी करता है। जैसे काइनेमेटिक्स में मोशन के सारे पैरामीटर्स को डिस्कस कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे, बस फर्क क्या हो जाता है कि ये जो है काउज ऑफ मोशन पर भी ध्यान देता है, यानी कौन सा एजेंट मोशन करा रहा है इस पर भी ध्यान देता है। ठीक है, तो अब आता है कि मैकेनिक्स में क्या आ गया, स्टैटिक्स, मैकेनिक्स। अब इसको पूरा क्लासिफिकेशन को समझते हैं, कैसे कैसे है ना ब्रांचेस बने हैं। तो सबसे पहले मैकेनिक्स आ गया है, बॉडी एट रेस्ट हो या मोशन हो, दोनों की पढ़ाई की जाती है मैकेनिक्स में। मैकेनिक्स में जो जब बॉडी एट रेस्ट जो पढ़ाई करते हैं, यानी जब बॉडी रुका हुआ तो उसकी जो स्टडी करेंगे तो वो गया स्टैटिक्स के तहत करेंगे। और जब बॉडी मोशन में हो तो इसको किसके तहत स्टडी करेंगे, इसको डायनेमिक्स के तहत स्टडी करेंगे। फिर ये जो डायनेमिक्स है इसके फिर फर्दर दो ब्रांच है। एक ब्रांच है आपका काइनेमेटिक्स, है ना, इसमें मोशन किसके कारण हो रहा है उसके बारे में नहीं पढ़ा जाता है। दूसरा ब्रांच हो गया डायनेमिक्स प्रॉपर, इसमें जो है मोशन किसके कारण हो रहा है उसको भी स्टडी करते हैं। मोशन को तो दोनों में स्टडी कर रहे हैं, लेकिन डायनेमिक्स प्रॉपर में मोशन किसके कारण हो रहा है उसकी भी पढ़ाई की जाती है, उस पर भी फोकस किया जाता है। चलिए, हो गया, ये पूरा था इसका मैकेनिक्स क्या है, डायनेमिक्स क्या है। बहुत बच्चे लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो हमको लगता है क्लियर हो गया होगा। अब फटाफट जो है इसको लिख लो, है ना, या स्नैप ले लो इसका एक जो है, ठीक है, या पॉज करके इसका स्नैप ले लो, तब आगे बढ़ते हैं। मज़ा आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे आ गया कि कंसेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले कि हम लोग मोशन इन, आप कहोगे सर मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये सब पढ़ते, भाई वो तो पढ़ना ही है, लेकिन उसके पहले ये सब कुछ जानकारी होनी चाहिए आपको, ये सारे फंडास क्लियर होने चाहिए, नहीं तो बस हो जाएगा खेल खत्म। तो अब आता है कंसेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। ये क्या है रेस्ट एंड मोशन? तो सबसे पहले मोशन को समझते हैं कि मोशन आखिर कहते किसको है। तो मोशन कहा जाता है जब कोई बॉडी क्या कर रहा हो, चेंज कर रहा हो। क्या चेंज कर रहा हो? अपने पोजीशन को चेंज कर रहा हो। समय जैसे से बीत रहा है, समय के अनुसार अपने पोजीशन को चेंज कर रहा हो जब कोई बॉडी, तब क्या कहा जाएगा? यही कहा जाएगा कि वो बॉडी मोशन में है। क्लियर हो गया? एक शॉर्ट में क्लियर हो गया है बिल्कुल कि मोशन किसे कहते हैं ना। छापना है छाप लो, लिखना है लिख लो, है ना, ठीक है, पॉज करके लिख लो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, बॉडी ये जो है क्या कर रहा है, लगातार इस प्लेटफॉर्म पे जो है दाएं तरफ राइट साइड में मूव कर रहा है, लगातार मूव कर रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इस बॉडी ए का जो पोजीशन है वह लगातार बदल रहा है। जैसे जैसे समय बीत रहा है
ये बॉडी उसी हिसाब से लगातार अपने पोजीशन को चेंज करता जा रहा है, यानी ये बॉडी क्या कहेंगे, मोशन में है। क्लियर हो गया। अब आता है कि रेस्ट क्या कहलाता है, रेस्ट को कैसे डिफाइन करेंगे। तो जब बॉडी रेस्ट में कब कहेंगे कि जब कोई बॉडी अपने पोजीशन को चेंज नहीं करे विथ टाइम, यानी समय के साथ साथ जब कोई बॉडी अपने पोजीशन को चेंज नहीं करे, क्या चीज़ चेंज नहीं करे, अपने पोजीशन को चेंज नहीं करे, तब हम क्या कहेंगे कि वह बॉडी किस अवस्था में है, वो बॉडी रेस्ट की अवस्था में है, यानी वो बॉडी रुका हुआ है। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ जो है ये बॉडी किस अवस्था में है, ये बॉडी ए जो है ये रेस्ट की अवस्था में है। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आता है रेस्ट और मोशन जो होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, ये रिलेटिव टर्म्स होते हैं, है ना। मज़ा आ रहा है, सीख रहे हैं। चलिए, इसका मतलब क्या हुआ, रिलेटिव टर्म्स होने का मतलब क्या हुआ, रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव टर्म्स है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ यह कि हो सकता है कि कोई बॉडी जो है किसी एक खास ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे हो। ये हो सकता है कि कोई बॉडी किसी एक खास ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में क्या हो, रेस्ट पे हो, लेकिन उसी समय वही बॉडी किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा हो, मोशन कर रहा हो। कितनी विचित्र बात है। हाँ, ये विचित्रता है, ये रेस्ट और मोशन में यही तो है, इसकी विचित्रता है कि एक बॉडी के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है और दूसरे बॉडी के रेस्पेक्ट में उसी समय वो मोशन में है। अब इसको समझेंगे, इस कॉम्प्लेक्सिटी को, तो ये बहुत आसान है। बात को समझो, यहाँ क्या हो रहा है, आप यहाँ गौर से देखो, ये जो कार्ट है, ये जो व्हीकल है, इस पर दो लोग सवार है, एक सी है और एक डी है, और दोनों किधर मूव कर रहे हैं, इधर दाएं साइड मूव कर रहे हैं। दोनों सी और डी इस कार्ट पे सवार है। और आप देख लो, यहाँ एक और आदमी है जो रोड के किनारे खड़ा है, ये व्यक्ति है ई, और कार्ट पे कौन है, कार्ट पे सी और डी सवार है, और ई जो है धरती पर रोड के किनारे खड़ा है। ठीक है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये सी जो है ये डी के रेस्पेक्ट में, यानी डी जब सी को देखता है, देखिए अगर कहें कि सी जो है डी के रेस्पेक्ट में, तो इसका मतलब होता है डी सी को देख रहा है। तो जब कहें तो इसका मतलब डी के रेस्पेक्ट में, यानी डी जब सी को देखेगा, जब भी ये रेस्पेक्ट में बोले ना, तो समझ जाइए कि वो जो भी चीज़ है वो देख रहा है। तो हम जैसे कह रहे हैं सी डी के रेस्पेक्ट में, इसका मतलब हुआ कि डी जो है सी को देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। तो डी जब सी को देखेगा तो डी को क्या आभास होगा, यही आभास होगा कि ये सी जो है ना ये रुका हुआ है, ये रेस्ट पे है। ये क्या है, रुका हुआ है, ये रेस्ट पे है। लेकिन ई जो है, ये जो ई सड़क के किनारे खड़ा है, इसके रेस्पेक्ट में, यानी कि ये किस नज़रिए से देख रहा है, तो ये जब देख रहा है सी को ना, तो इसको क्या आभास हो रहा है, इसको आभास हो रहा है कि सी क्या हो रहा है, सी मूव कर रहा है, सी जो है वो चल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये जो हम बोलते हैं ना कि कोई बॉडी रेस्ट में है, कोई बॉडी मोशन में है, तो ये चीज़ें जो होती हैं, रेस्ट और मोशन जो होता है, वह क्या है, वह किसी न किसी रिफरेंस के रेस्पेक्ट में ऐसा कहा जा रहा है, किसी रिफरेंस फ्रेम के रेस्पेक्ट में ऐसा कहा जा रहा है। जैसे यहाँ ये जो डी है, ये एक रिफरेंस फ्रेम हो गया, ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, ये ई जो है ये एक दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। तो इसके रिफरेंस में जो है, इसके नज़रिए से जो है सी रुका हुआ है, लेकिन इस ई के नज़रिए से, इस ई के रेफरेंस में अगर देखें तो सी जो है वो मोशन में है। इसका मतलब यह हुआ कि ये रेस्ट और मोशन का कंसेप्ट जो है ना वो रिलेटिव कंसेप्ट है, यानी वो किसी के खास किसी रेफरेंस के रेस्पेक्ट में बोला जा रहा है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखना है। तो हमको लगता है इस मज़ेदार एनिमेशन से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार रेस्ट एंड मोशन ये रिलेटिव टर्म्स हैं, ये किसी न किसी के रेस्पेक्ट में हमेशा डिक्लेयर किए जाते हैं, या इनको समझा जाता है हमेशा किसी न किसी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, है ना। तो यही मैं कहना चाह रहा था। तो अब आगे बढ़ते हैं।
तो ये हमारा खत्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है डिस्प्लेसमेंट। हमको लगता है आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, आप समझ भी रहे होंगे। अब आता है डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है भाई, तो डिस्प्लेसमेंट वह शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है जो कि मेजर किया जाता है कहाँ से, इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, तो इसमें दिशा भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हमेशा किधर से किधर होता है, ये हमेशा होता है इनिशियल से फाइनल की तरफ। अब आप देख लो यहाँ एनिमेशन में, यहाँ एक ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट ए पे बैठा हुआ है, लोकेटेड है। हाँ, तो इसकी पोजीशन यहाँ पर अभी है, ये क्या कहलाएगा, ये इनिशियल पोजीशन कहलाएगा इस ऑब्जेक्ट का, जो पॉइंट ए पर मौजूद है, ये इनिशियल पोजीशन हो गया। अब ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ये दाएं साइड मूव करना शुरू कर दिया, ये देखिए मूव कर रहा है। ये कहाँ पहुँचेगा, पॉइंट बी पे पहुँचेगा। तो पॉइंट ए जो है, ये जो पॉइंट ए हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया इनिशियल पॉइंट, और पॉइंट बी क्या हो गया, ये हो गया फाइनल पॉइंट। यानी कि ये दो पॉइंट हो गए, इनिशियल पॉइंट ए, फाइनल पॉइंट बी। और डिस्प्लेसमेंट किधर से किधर हुआ, ये इनिशियल से फाइनल के तरफ हुआ, यानी ए से बी के तरफ हुआ। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। और ये जो ब्लिंक कर रहा है रेड एरो, ये डिस्प्लेसमेंट ब्लिंक कर रहा है किधर से किधर, इनिशियल पॉइंट या इनिशियल पोजीशन से फाइनल पॉइंट या फाइनल पोजीशन की तरफ ये ब्लिंक कर रहा है एरो। क्लियर हो गया, डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया क्या होता है। और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, वह हमेशा इनिशियल से फाइनल की तरफ हो रहा है। ये जो रेड एरो ब्लिंक कर रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट का, इसकी जो लेंथ है वह बता रही है इस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, और इस एरो की जो डायरेक्शन है वह बता रहा है डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। तो ये हुआ डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट। और यहाँ लिखा हुआ है, अब देख लो, कहा गया है कि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन जो होता है वह कहाँ से कहाँ होता है, हमेशा वह इनिशियल पोजीशन से हमेशा फाइनल पोजीशन की तरफ होता है। क्लियर हो गया, चलो बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। अब ये देखो, ये बॉल यहाँ से मूव किया, यहाँ से मूव किया, तो ये क्या हो गया, ये इनिशियल पॉइंट हो गया या इनिशियल पोजीशन हो गया इस बॉल का। ये क्या हो गया, ये फाइनल पॉइंट हो गया, फाइनल पोजीशन हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनिशियल और फाइनल के बीच, वो ये रेड एरो से बताया जा रहा है, ये वह शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी इस बॉल का डिस्प्लेसमेंट हुआ। ये जो रेड एरो ब्लिंक हो रहा है ना, यही बता रहा है इस बॉल का डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो गया। और ये जो डॉटेड डॉटेड लाइन है, डॉट 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 लाइन, ये क्या हो गया, ये हो गया एक्चुअल पाथ ऑफ द बॉल, जिसको कि डिस्टेंस भी बोलते हैं, या इसको कहो टोटल पाथ ऑफ द बॉल, या इसको डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। तो क्लियर है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है ना, ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो कंसेप्ट आता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, यहाँ भी समझते हैं। जैसे मान लो अभी बॉल ए पे है और ये गोल 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 घूमता हुआ कहाँ आ गया, ये फिर से वापस ए पर आ गया। तो अब पूछ रहा है बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो भाई इनिशियल पोजीशन से शुरू किया और फाइनल पोजीशन भी वहीं आ गया, जहाँ से चला था उसी जगह आ गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो। यहाँ डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाएगा। अब कोई पूछ दे इसका डिस्टेंस कितना हुआ, तो डिस्टेंस कितना होगा, ये गोल चक्कर जो लगाया ये डिस्टेंस हो गया, यानी कितना, इस सर्किल का जो पेरीमीटर होगा, ये काला वाला जो ब्लिंक हो रहा है ये बता रहा है इस सर्किल का पेरीमीटर के जितना डिस्टेंस कवर किया। यानी कि यहाँ डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हुआ, लेकिन डिस्टेंस क्या हो गया, वो इस सर्किल का इस सर्किल का सरकमफ्रेंस के बराबर हो गया। क्लियर हो गया। तो अब समझ में आया, यहाँ डिस्टेंस जो है इस सर्किल का सरकमफ्रेंस के बराबर हो गया। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बॉल यहाँ से कहाँ आ गया, बी पर आ गया। तो बॉल जब ए से बी पर आया तो पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इस केस में। तो इनिशियल पोजीशन ए हो गया, फाइनल पोजीशन बी हो गया, तो दोनों के बीच में डायरेक्ट डिस्टेंस क्या हो गया, ये शॉर्टकट लेंगे, शॉर्टेस्ट पाथ लेंगे ए टू बी, तो यही हो गया मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का। ये जो ब्लू एरो ब्लिंक कर रहा है ना, ये बता रहा है ए टू बी जो है ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। और डायरेक्शन किधर से किधर हुआ, वह ए से बी के तरफ डायरेक्शन हुआ, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ए से बी के तरफ हुआ। तो समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा, ये जो एरो ब्लिंक हो रहा है ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब आपसे कोई पूछ दे कि डिस्टेंस क्या हुआ इस केस में बताइए,
ये तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, जान गए, इनिशियल से फाइनल के तरफ ये डायरेक्ट एरो, यानी जितना इस सर्किल का डायमीटर होगा वही डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा, और डायरेक्शन किधर से किधर होगा, ए से बी के तरफ होगा। लेकिन अब पूछेगा डिस्टेंस कितना कवर किया इस केस में, तो डिस्टेंस हो जाएगा ये जो आर्क ए सी बी है, ये जो आर्क ए सी बी है ना, यही हो गया डिस्टेंस। ये आर्क ए सी बी क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया इस केस में। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अब आते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ये जब ए टू सी ट्रैवल किया तो फिर पूछा है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस। इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या है, ए टू सी ट्रैवल किया, ये देखो अभी ए पे था, अब कहाँ आ गया, सी पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो डायरेक्ट डिस्टेंस है, डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का किधर होगा, ए से सी के तरफ, यानी ये क्या हो गया इस केस में डिस्प्लेसमेंट, ये जो हो गया ए टू सी हो गया, यानी ये जो कॉर्ड हो गया ए टू सी, और डायरेक्शन किधर हुआ, ए टू सी हुआ। और अब पूछ रहा है डिस्टेंस क्या हुआ इस केस में, तो डिस्टेंस जो है ना वो कितना होगा, वो होगा ये आर्क लेंथ, ये जो ए ई सी आर्क हुआ, ये जो काला वाला आर्क जो ब्लिंक कर रहा है, यही हो गया डिस्टेंस इस केस में। क्लियर हो गया, अब समझ में आ रहा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच फर्क। अब आता है नेक्स्ट फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला किस चीज़ का, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, ये होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, इसी को बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज स्पीड क्या होता है, ये होता है पाथ लेंथ बाय टाइम, ये हो गया एवरेज स्पीड। तो हम लोग जान गए एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है। ठीक है, तो अब जैसे मान लो कि ये बॉल कवर कर रहा है, ये कवर कर रहा है, ठीक है, और मान लो कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वह मान लो 6 मीटर है, 6 मीटर है, और यहाँ से बॉल यहाँ से चलते हुए ये जिगजैग पाथ फॉलो करते हुए यहाँ जब पहुँचा, टाइम कितना बीत गया, 6 सेकेंड बीत गया मान लीजिए टाइम। तो अगर हमसे कोई पूछेगा बताइए एवरेज वेलोसिटी क्या हुआ, एवरेज वेलोसिटी इस केस में क्या हुआ, तो एवरेज वेलोसिटी बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी, वह हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना है, मैग्नीट्यूड 6 मीटर, तो 6 मीटर हो गया एवरेज, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, बाय टाइम कितना हो गया 6 सेकेंड, यानी ये हो गया डिस्प्लेसमेंट और 6 सेकेंड हो गया टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा हमारा, 6/6 कट गया ये, यानी ये हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। ये मैग्नीट्यूड हो गया किसका, एवरेज वेलोसिटी का। और डायरेक्शन किधर होगा, इधर से इधर, है ना, ये डायरेक्शन हो गया, जो रेड एरो ना डायरेक्शन दे दिया। तो एक न्यूमेरिकल ये भी समझ में आ गया एवरेज वेलोसिटी का। अब मान लीजिए कि कोई कह दे कि ये जो है ना, ये पाथ जो है ना, टोटल पाथ जो ये कवर किया, ये कवर किया 60 मीटर। ध्यान दीजिएगा डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया था, यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट, सॉरी एक मिनट, सॉरी, हाँ, तो यहाँ जो ये जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया था वो कितना कवर किया था, वो ये रेड एरो बता रहा है कि इतना डिस्प्लेसमेंट कवर किया था, है ना। अब अगर आपसे कोई कहे कि ठीक है इतना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो यह बताइए कि अगर इसका डिस्टेंस जो है, सपोज कुछ देर के लिए मान लो इसका डिस्टेंस अगर 60 मीटर हो जाए, 60 मीटर हो जाए, और टाइम बता देते हैं कि 6 सेकेंड, मान लीजिए ये 60 मीटर कवर किया, ये डिस्टेंस, ये जो ब्लू डॉटेड लाइन है ना, ये डिस्टेंस है, ये क्या है, ये डिस्टेंस है, यानी एक्चुअल पाथ 60 मीटर का है, और बोला कि 6 सेकेंड में कवर किया ये 60 मीटर का डिस्टेंस। तो पूछ रहा है बताइए वेलोसिटी, सॉरी स्पीड कितना होगा, मैं स्पीड की बात कर रहा हूँ, वेलोसिटी तो हो गया, अब स्पीड निकालेंगे। तो स्पीड हो जाएगा डिस्टेंस कितना है 60 मीटर, 60 मीटर बाय टाइम कितना लगा, 60 मीटर बाय 6 सेकेंड, तो ये कितना हो जाएगा स्पीड हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड।
अब आया क्लियर समझ में? यानी कि स्पीड को जब निकालना होता है ना, तब डिस्प्लेसमेंट को नहीं कंसिडर करना चाहिए, तब डिस्टेंस को कंसिडर करना चाहिए। और जब वेलोसिटी को निकालना हो ना, तब डिस्टेंस को कंसिडर नहीं करना चाहिए, तब डिस्प्लेसमेंट को कंसिडर करना चाहिए फॉर्मूला में। क्लियर? एकदम टू द पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे आता है कि व्हाट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है, ये किसे कहते हैं एक्सेलरेशन? तो एक्सेलरेशन कुछ भी नहीं है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी किस दर से बदल रहा है, किस रेट से वेलोसिटी में बदलाव आ रहा है, इसी को एक्सेलरेशन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। ये देखो, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक बॉडी गया, अगर ये एक्सेलरेट कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? ये वेलोसिटी चेंज हो रहा है इसका लगातार। तो यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी है वो क्या है? वो v इनिशियल है, वो v इनिशियल है। और इस समय घड़ी में टाइम जो बता रहा है वो इनिशियल टाइम है ना। और यहाँ पर जब पहुँचा बॉडी, तो इस जगह जो वेलोसिटी है बॉडी की वह है vf, यानी फाइनल वेलोसिटी। ये हो गया फाइनल वेलोसिटी। और जब बॉडी यहाँ पहुँचा, तो इस जगह पहुँचने पर इसकी जो टाइम है वह कितनी है? tf, यानी फाइनल टाइम है। ये फाइनल वेलोसिटी, ये फाइनल टाइम, ये इनिशियल वेलोसिटी, ये इनिशियल टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ये हो गया टाइम इंटरवल, ये हो गया टाइम इंटरवल डेल्टा टी। और ऊपर वाला फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी हो गया चेंज इन वेलोसिटी, है कि नहीं? तो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल, यही हुआ एक्सेलरेशन, यही इसका मास्टर फॉर्मूला हुआ। इसको कभी हमेशा याद रखना है, भूलना मत, ठीक है? तो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन हो गया, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि व्हाट इज रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन किसको बोलते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन जो होता है ना, यह वैसा मोशन है जिसमें कि ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव करता हो। तो इस तरह के मोशन को हम लोग क्या कहते हैं? इस तरह के मोशन को हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो तो ऐसे मोशन को रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। तो आज ये इंट्रोडक्शन था हम लोगों का। आज मैं आपको एक इंट्रोडक्शन देना चाहता था मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन का, कुछ टर्म से आपको अवगत कराना चाहता था। अगले वीडियो में जो है हम लोग वेलोसिटी पे, एक्सेलरेशन पे, स्पीड पे, इन सब पे जो है न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है? अगला वीडियो सिर्फ न्यूमेरिकल्स पर आधारित होगा। स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सब पे अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल्स डील करेंगे, न्यूमेरिकल्स से डील करेंगे, ठीक है? तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो आप हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है और इसी तरह से हमें हेल्प कीजिए, है ना? और हम आपको और अच्छे अच्छे वीडियो देंगे। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, कमेंट ज़रूर लिखिए आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं, अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं, आपको वीडियो में कोई बात पसंद ना आई, तो आप उसको भी शेयर कीजिए, जिससे कि हम इम्प्रूव करें और अगली बार जो वीडियो बनाएं तो उसका ख्याल रखें, ठीक है? तो इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं इजाज़त चाहूँगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो and have a nice day.